हाँ, तो सभी बच्चे जो हैं अपनी अपनी किताबें खोल लें और आज हम जो कक्षा 8 है और उस कक्षा 8 में आज हम पढ़ेंगे इकाई 3 परमाणु की संरचना। आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। ठीक, तो परमाणु की संरचना थोड़ा हमारा जो इकाई है ये बड़ी है और पूरी इकाई को एक साथ पढ़ना कम समय में हमारे लिए असंभव है, इसलिए हम उसे कई क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिसमें आज मेरी क्लास फर्स्ट चल रही है। ठीक, तो आज हम इसमें देखेंगे, आज हमारी क्लास फर्स्ट चल रही है। तो सभी बच्चे जो अपनी अपनी किताबें खोल लें और उस किताब में अपना चैप्टर निकाल लें 3 परमाणु की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सभी बच्चे तैयार हैं? तो सभी बच्चे तैयार हैं तो अपने अपने सभी बच्चे क्या हैं? अपनी किताबों को खोल लें। ठीक, तो आप सभी बच्चे जानते हैं जो पिछली कक्षा में पढ़ के आए हैं, कक्षा 7 में मैंने परमाणु के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया है और वह अच्छी तरह से अगर आप पढ़ के आए होंगे तो यहाँ पर जो भी कुछ मैं समझाऊंगा ये तुम्हारी और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए, आज हम इस परमाणु की संरचना, सभी बच्चे पहले तो शांत हो जाएं। सभी बच्चे जो हैं पहले क्या हो जाएं? एकदम सभी बच्चे शांत हो जाएं। और आज हम इसमें परमाणु की जो संरचना है उस परमाणु की संरचना में हम यह बताएंगे कि आखिर में वो परमाणु कैसे होता है। तो सबसे पहले एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है जो शायद मुझे लगता है हमारी किताब में तो होगा नहीं, SCRT की में। ठीक है, ये हमारी किताब में नहीं है चित्र। ठीक, ये हमारी बुक्स चलती है उसमें नहीं है, हमारी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के लिए जो बुक्स चलती है उसमें ये किताब में नहीं है, ये मैंने दूसरी जगह से मंगवाया है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है यह चित्र है महर्षि कणाद का। ठीक, किसका चित्र है? ये महर्षि कणाद का चित्र है। ये वो महर्षि कणाद हैं जो क्या थे? भारतीय दार्शनिक। जो क्या है आपके? भारतीय दार्शनिक। ठीक, भारतीय दार्शनिक भैया होता कौन है? आज जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है, पढ़ने के बाद वो क्या करता है? एक साइंटिस्ट बन जाता है, खोज करता रहता है, हर ज्ञान को जानने की जैसे ललक होती है। ठीक, तो वहीं पर ये क्या थे? हमारे महर्षि कणाद थे। कौन से? ये भारतीय महर्षि कणाद क्या थे? ये भारतीय। ठीक, पहली बात ये क्या थे? भारतीय क्या थे? ये दार्शनिक। कौन थे ये? भारतीय दार्शनिक, यानी कि फिलोसोफर। तो भारतीय दार्शनिक थे। तो दार्शनिक उसे कहते हैं जो बहुत ही ज्यादा ज्ञान की खोज में रहता है। अब देखिए, पढ़ते हैं, हमें पता है कि पदार्थ यानी कि द्रव्य वह होता है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। ये हमने पिछली कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ चुका है। क्योंकि पदार्थ वह होता है, मैटर कौन होगा? मैटर वह होता है, पदार्थ वह होता है जिसके पास क्या है? जिसमें द्रव्यमान होगा यानी कि मास होगा। ठीक, उसके अलावा क्या होगा? उसका एक वॉल्यूम भी होगा, आयतन। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है, वही हमारी किताब में लिखा है। अब देखिए, हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं। हम कब की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बहुत पहले की बात कर रहे हैं। ठीक, उस समय पे वैज्ञानिक युग नहीं था, उस समय वैज्ञानिक नहीं थे, केवल दार्शनिक हुआ करते थे। तो हम प्राचीन काल की कल्पनाएं जैसे कि भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद। ठीक, भारतीय दार्शनिक कौन? महर्षि कणाद। ठीक, इस नाम को बड़ा ध्यान से रख लो। ये हमारी किताब का नाम है
हमारी किताब में नाम दिया गया है और ये भारतीय थे। महर्षि कणाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी, जिन्हें बाद में परमाणु का नाम दिया गया। तो ये है महर्षि कणाद। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पदार्थ की, जो पदार्थ होता है, पदार्थ के बारे में अपने विचार बताए। अपने विचार का मतलब पता है, इन्होंने कहा किसी भी पदार्थ को हम तोड़ते जाएं और अंत में ऐसी स्थिति आ जाएगी हम उससे तोड़ ही नहीं सकते, बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे कोई कागज का टुकड़ा, जैसे हमने किसी मिट्टी का टुकड़ा लिया, अब उस मिट्टी के टुकड़े को तोड़ करके हमने देखो ये भाग किए और उसको तोड़ा और छोटा कर लिया और छोटा कर लिया हमने, ठीक, और छोटा कर लिया। बिल्कुल छोटा करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे कागज होता है, वो कागज दो मुझे, एक कागज दो। कागज को हम देखते हैं तो कागज क्या होता है, एक कागज को आप कितनी बार फाड़ सकते हो? कागज को देखा है तुमने सबने? इस कागज को आप फाड़ते जाओ बार बार। लाइए एक बच्चा मुझे कागज दे जल्दी। जैसे मान लीजिए उन्होंने पदार्थ के बारे में देखा, ये कागज है, आपको सबको दिख रहा है कागज, कागज को लो फाड़ दो। आप कितना फाड़ते जाओगे इसे? फाड़ दो आप, कितना फाड़ते जाओगे? फाड़ते फाड़ते आप इसे इतना फाड़ दो कि जो आपका बिल्कुल छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, इसे भी आप फाड़ते जाओ। बिल्कुल फाड़ते फाड़ते एक इस प्रकार का टुकड़ा आ जाएगा बहुत छोटा कि आप उसे बिल्कुल भी फाड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। वही देखो इसमें लिखा हुआ है, यदि हम, वही लिखा है इसमें, देखिए गौर से, यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, ये है देखो पदार्थ, ठीक, इस पदार्थ को तोड़ते जाएं, पेन ऐसे तोड़ते जाओ, घिसते जाओ, टुकड़े करते जाओ। तोड़ना का मतलब घिसते जाओ, घिसते जाएंगे। अभी सब एग्जाम्पल दिखाऊंगा, अभी इस थ्योरी को तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा दूंगा बिल्कुल। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत है कि दिमाग को कंसंट्रेट करके यहाँ पर लगाने की और घर पे जाकर के किताब पढ़ने की। घर पे जाके किताब नहीं पढ़ोगे तो मैं देवता नहीं हूँ जो तुम्हारे दिमाग में जबरदस्ती घुस दूँ। मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ पढ़ाने के लिए, मैं भी खूब हैगा पढ़ाई करके आया हूँ, वैसे नहीं आया हूँ। पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हम छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। इसे देखो, ये पदार्थ है, इसे तोड़ते जाओ, अंत में देखो स्थिति ये आ जाएगी, बिल्कुल छोटा छोटा बिल्कुल टुकड़ा हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया, तोड़ते अब इसे टूट ही नहीं सकता ये। तो महर्षि कणाद जो तो भारतीय थे, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने इस छोटा सा टुकड़ा है जो बिल्कुल टूट नहीं सकता, इसे इन्होंने नाम दिया था क्या? इन्होंने इसे नाम दिया था परमाणु, ठीक, इसे इन्होंने परमाणु का नाम दिया था। ये देखिए, परमाणु का नाम दिया था। तो सबसे पहले इसे परमाणु का नाम हिंदी में दिया गया था नाम, ठीक, हिंदी भाषा में। हमारी भारत की भाषा हो रही है, इसलिए यहाँ पर हिंदी में इसे परमाणु का नाम दिया गया, ठीक। तो देखिए, छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसे और विभाजित नहीं कर सकते। तोड़ते जाओ, पत्थर को तोड़ते जाओ, बिल्कुल चूरा हो जाएगा, राख हो जाएगा, उड़ने लगेगा वो, फिर नहीं तोड़ सकते आप। तो उसने कहा जो बिल्कुल छोटा कण होता है, जो बिल्कुल छोटा कण तोड़ के यहाँ पर आया है, उसी को इन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में हमारे भारतीय दार्शनिक कौन से थे? महर्षि कणाद। इस नाम को याद रखना, किताब में अंडरलाइन कर लेना, ठीक। महर्षि कणाद। ये महर्षि कणाद का क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है, ठीक। अब हम देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ विदेशी लोगों की। कुछ विदेशी लोग भी थे, उन्होंने भी अपना दिमाग लगाया, ठीक। ये हमारी किताब के अंदर लिखा है SCRT, जो किताब के अंदर लिखा है SCRT उत्तर प्रदेश वाली में, वो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। इसे देखिए, ये देखिए एक साइंटिस्ट बने हुए हैं, साइंटिस्ट नहीं, दार्शनिक। पहले दार्शनिक ही हुआ करते थे। दार्शनिक उसे कहते हैं जो बहुत ज्यादा सोचता रहता है किसी के बारे में, बहुत ज्यादा लिखता रहता है, ठीक। जिस प्रकार से वैज्ञानिक लोग काम करते हैं उसी प्रकार से। देखिए, इसी प्रकार जो महर्षि कणाद ने बताया था भारत में, उसी प्रकार दार्शनिक डेमाक्रिटस, ये हैं डेमाक्रिटस, और एपिकुरस, और ये हैं एपिकुरस के विचार
पदार्थ के सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु नाम दिया। इन्होंने भी क्या कहा कि जो पदार्थ है उसे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी वो कण इतना छोटा मिलेगा कि हम उसे तोड़ ही नहीं सकते। तो इन्होंने उस कण का नाम क्या दिया था? तो इन्होंने उस कण को विभाजित नहीं कर सके, उस कण का नाम इन्होंने क्या? एटम दिया, परमाणु। ठीक, ये देखो लिखा हुआ है एटम। ठीक, ये सारी चीज किताब से ली हुई है, मैंने इधर उधर से नहीं ली है। ये देखिए उसे नाम क्या दिया? एटम। उसे नाम क्या दिया उन्होंने? एटम। तो डेमोक्रिट्स कौन से थे? विदेश के थे। एपिकुरस भी बाहर के थे। भारतीय कौन थे? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद कौन थे? वो भारतीय थे क्या नहीं? तो महर्षि कणाद भारतीय थे। बाकी डेमोक्रिट इन्होंने भी अपने विचार, इन्होंने बाद में क्या उस सूक्ष्म कण को क्या कहा? एटम का। अब देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पदार्थ परमाणुओं यानी कि पदार्थ एटम्स, पदार्थ होता है जैसे ये है पदार्थ, देखो अभी और समझना, पदार्थ एटम से मिलकर बना है और यह परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। थोड़ा और समझिए, इस बात को समझिए। ये है क्या है? ये क्या है भैया मेरे पास? ये है पदार्थ। ये है मेरे पास एक पदार्थ। ठीक, और ये क्या है भैया? कुछ ईंटें मिली हैं, अणु हैं। अब ये क्या है? एक ईंट है। ये क्या है मेरे पास? एक ईंट। और ये क्या है? बहुत सारी ईंट मिल गई हैं यहाँ पर। ठीक, एक ग्रुप में मिल इकट्ठी हो गई हैं वो ईंटें। इनसे क्या बनेगी? एक दीवार। और यहाँ से मिलाकर सारी चीजों से क्या बनेगा? एक मकान बन गया। अब हम देखते हैं तो मकान जो है, ये मकान है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? इस मकान की सबसे छोटी इकाई है ईंट। ठीक, ईंट। अब ईंटें बहुत सारी मिलकर के क्या बना रही हैं यहाँ पर? अणु, यानी कि दीवार बना रही हैं। और ये बहुत सारी दीवारें मिलकर के क्या बना रही हैं? मकान। ये बहुत सारी दीवारें मिलकर के क्या बना रही हैं? मकान। ठीक इसी प्रकार से हमारा घर क्या है? एक पदार्थ है। और ये कुछ ईंटें रखी हुई इकट्ठी, ये क्या है? अणु। और जो सबसे छोटी ईंट है वो क्या है? परमाणु। देखो अभी और समझते हैं आगे, अभी हम और समझते हैं आगे। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए हम आगे कंसेप्ट लगाते हैं अपना। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है? आप गौर से देखिए, यहाँ पर हमको एक चीज दिख रही है जिसका नाम है चौक। ये क्या है? चौक, जिससे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। ठीक, और ये है मेरे पास क्या? चौक का पाउडर यानी कि चूरा। ठीक, ये क्या है मेरे पास? पाउडर, चौक पाउडर। ये चौक पाउडर कहाँ से आया? मैंने एक चौक लिया, उस चौक को लेकर के मैं ऐसे लिखने लगा, ऐसे करके घिसने लगा। मालूम क्यों? महर्षि कणाद ने क्या कहा था? किसी भी चीज को घिसते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ। तो पहले तो मुझे ये पाउडर मिला। ठीक, अब इस पाउडर को मैंने और घिसना स्टार्ट किया। घिसते घिसते इतना महीन कर दिया, इतना महीन कर दिया कि यहाँ पर मैंने अपने हाथों पर उस छोटे से पाउडर को लिया और मैंने केवल हाथ से ऐसे कर दिया। तो क्या हुआ? हाथ से क्या उड़ने लगी? धूल। तो अब इस धूल के जो बहुत छोटे कणे, भाई ये मुझ पे तो नहीं टूट रहे, और तोड़ने वाली कोई चीज हो तो इस तोड़ दो। तो तोड़ते तोड़ते जब बिल्कुल छोटा हो जाएगा तो वही क्या है? वही क्या है आपका? अब धूल का कण और छोटा हो गया। अब उसे 2 भागों में मैं नहीं तोड़ सकता, 3 भागों में नहीं तोड़ सकता मैं उसे। तो जिसे हम बिल्कुल नहीं तोड़ सकते वो चीज क्या कहलाती है? हमारी। अब ये धूल के कण कुछ इकट्ठे होकर के यहाँ पर क्या बना रहे हैं? बहुत अच्छी बात, अणु बना रहे हैं। अब इन अणुओं को आप इकट्ठा करके थोड़ा पानी मिला करके इकट्ठा कर दें तो ये क्या बन जाएगा? पदार्थ बन जाएगा। अब मैं यहां पर एक बात मेरी समझ में आ गई है कि ये चौक है, ये जो चौक है, इस चौक की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका सबसे छोटा कण क्या है? इसका सबसे छोटा कण क्या है? ये धूल के कण। ये कण, इन कणों से ही तो मिलकर के तुम्हारा ये चौक बना है। ठीक, तो इसी प्रकार से पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। ठीक, अब देखिए और आगे देखते हैं। अब देखिए
ये देखिए छोटे छोटे कड़े से, ये देखो कड़ों को, ये देखो पॉइंटों में मैंने दिखाया अपनी पीपीटी में, ठीक। अब सुनिए क्या लिखा है आगे हमारी किताब में। अब आगे लिखा है 2 या 2 से अधिक परमाणु, ठीक, गौर से देखना, ठीक। 2 या 2 से अधिक परमाणु, ठीक, आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु। एक तो ये है छोटा सा कण और एक ये है छोटा सा कण। ये छोटे छोटे दोनों कण मिलकर के 2 कण इकट्ठे हो गए, एक कण ये हो गया, एक कण हो गया, यही तो हो गया। तो ये क्या बन गया यहाँ पर? इसका मतलब है कि अणु या तो 2 परमाणु से मिलकर बनेगा या 2 से अधिक होंगे परमाणु, ठीक। तो मान लीजिए मेरे पास एक तत्व है हाइड्रोजन, तो ये है मेरे पास हाइड्रोजन का एक परमाणु, सबसे छोटा कण, और ये है हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु। अब ये दोनों परमाणु आपस में देखो यहां पर मिल गए, ठीक। ये है हाइड्रोजन का एक परमाणु और ये है भैया हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु। जब एक H कितने हो गए परमाणु? 2 हो गए। तो मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूं H2। तो ये क्या बन गया? ये बन गया हाइड्रोजन का एक अणु, ठीक। ये देखो दिख रहा है। तो ये चीज क्या है? ये देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु जो हो गया और हाइड्रोजन का एक परमाणु जो होगा। अब दोनों मिलकर के इन्होंने क्या बना लिया? हाइड्रोजन का क्या बना लिया? एक अणु। अब देखिए जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक तत्व बनाते हैं। समान क्या है भाई साहब? ये H समान है, ये भी H समान है, यानी कि ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। तो दोनों हाइड्रोजन मिलकर क्या हाइड्रोजन का क्या बना लिया इन्होंने? एक अणु, ठीक। क्या बना लिया इन्होंने? एक अणु। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते, इतना हमारी समझ में आया। अब देखिए थोड़ा और हम देखते हैं। यहां देखिए अब मेरे पास ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन का केवल एक परमाणु। यहां भी ऑक्सीजन का क्या है? एक परमाणु। अब एक परमाणु तो ये है मेरे पास, ठीक, और एक परमाणु ये है मेरे पास। अब ये दोनों परमाणु मिलकर के इन्होंने क्या बना लिया? ऑक्सीजन का अणु। ये देखो लिखा हुआ है ऑक्सीजन का एक अणु बन गया, ठीक। ये है मेरे पास क्लोरीन का एक परमाणु और ये भी है क्लोरीन का एक परमाणु। दोनों मिलकर के इन्होंने क्या बना लिया? क्लोरीन का एक अणु बन गया यहां पर, ठीक। ये है मेरे पास नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन ये है परमाणु, ठीक है। दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? नाइट्रोजन का अणु। अब ये है मेरे पास आयोडीन का ये क्या है? एक परमाणु, और ये भी है हाइड्रोजन का एक परमाणु, ठीक। अब इसका मतलब है ये दोनों मिलकर इन्होंने क्या बना लिया? हाइड्रोजन का एक, आयोडीन का क्या बना लिया? एक अणु। तो ये सभी क्या है भैया? एक जैसे हैं, इसलिए ये सब क्या है? ये तत्व हैं, एलिमेंट हैं जो हमारी पृथ्वी में मिलते हैं। ये सब क्या है? तत्व है, यानी कि एलिमेंट हैं, ठीक। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऊपर बात कही गई, उसमें यह कहा गया है कि जब समान प्रकार के एक ही प्रकार के समान तत्व आपस में मिलते हैं तो उसी तत्व का एक अणु बन जाता है। ये देखिए ऑक्सीजन मिलकर के ऑक्सीजन का ही वो बना लिया अणु, क्लोरीन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर क्लोरीन का एक अणु बना लिया, ठीक। अब देखिए, अब आगे देखिए यहां पर क्या है? ये सभी समान है। यहां पर क्या है? समान। देखिए ये भी O है, ये भी O है, ठीक। ये भी क्लोरीन का परमाणु है, ये भी क्लोरीन का परमाणु है। ये नाइट्रोजन का परमाणु है, ये भी नाइट्रोजन का परमाणु है। ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है। तो ये समान प्रकार के, तो समान ही प्रकार का ये क्या बने? अणु बने, ठीक। अब क्या कहते हैं? जब असमान प्रकार के परमाणु, एक परमाणु तो हमने ले लिया किसका? हाइड्रोजन का, और एक ले लिया हमने क्लोरीन का, ठीक। तो अब हम इस प्रकार से देखते हैं
तो ये क्या बनेंगे, अब ये दोनों मिलकर के आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस प्रकार से क्या है कि हमने एक हाइड्रोजन का, अब आपस में ये क्या हुआ, असमान प्रकार के परमाणु है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, असमान प्रकार के परमाणु, ठीक, एटम, एटम, या हम अणु भी ले सकते हैं इसमें। अणु में कैसे लेंगे, ऐसे कर ले लो, H2 और Cl2, जब दोनों मिलेंगे तो क्या, HCl बन गया, ठीक। अब यहां पर देखिए मैंने यहां पर एक सोडियम का ले रखा है और एक क्लोरीन का ले रखा है, ये अलग है, ये भी अलग है, दोनों मिलकर के यहां पर क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, ठीक। तो सोडियम क्लोराइड का क्या बन गया, एक अणु बन गया, ठीक। इसे थोड़ा समझ लेना, और अपनी किताब, मेरी किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, जो चीज़ किताब में नहीं है वो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लगा दी। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़िए, अब हम देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये देखिए मैंने तुम्हें उसे बताई थी उस दिन, कक्षा 7 पढ़ा, मैंने कहा डाल्टन का नाम याद रख रहना, डाल्टन का नाम बहुत आएगा, एक विदेशी वैज्ञानिक थे। अब देखिए महर्षि कणाद यूनानी दार्शनिक और अन्य लोगों के द्वारा दिए गए सिद्धांत केवल विचारों पर आधारित थे, न कि प्रयोगों पर। बहुत पहले की बात है, महर्षि कणाद हुए थे, महर्षि कणाद का नाम सबसे पहले आया था, अभी मैंने बताया था। महर्षि कणाद क्या थे, वो भारतीय दार्शनिक थे, तो बहुत पहले की बात थी, ठीक। उसके बाद डेमाक्रिटस आए, उसके बाद एपिकुरस आए, तो ये बहुत पहले की बात थी, उस समय पे वैज्ञानिक युग नहीं था, तो उन्होंने ऐसे ही कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, इसका कोई प्रयोग नहीं है, उन्होंने कहा कि ऐसे तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तब वो परमाणु होगा। लेकिन धीमे धीमे करें, जब डाल्टन आए तो डाल्टन ने इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए, वो अपना वैज्ञानिक का पूरा दिमाग लगाने लगे, अब इसके ऊपर क्या उन्होंने प्रयोग करने लगे। तो पहले उन्होंने दिए हुए विचार केवल कैसे थे, ऐसे ही थे, प्रयोग पर आधारित नहीं थे। अब डाल्टन आ गए। सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन, सन 1808 में कौन आए, जॉन डाल्टन, ठीक। अब जॉन डाल्टन देखो क्या दी थी, द्रव्य की प्रवाह था, द्रव्य की, उन्होंने द्रव्य की संरचना पर, यानी कि मैटर यानी पदार्थ पर, ठीक, पदार्थ की संरचना पर विधिवत अध्ययन किया। अब इन्होंने जो मैटर था ना, अब उस मैटर के ऊपर अच्छी तरह से अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक, और परमाणु संबंधी एक विचार दिया। अब इन्होंने क्या, अब इन्होंने एटम से यानी परमाणु से संबंधित अपनी एक थ्योरी दी, ठीक, जिसे आज हम डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं, जिसे हम आज क्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या परमाणुवाद कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये लिखा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन का परमाणुवाद, एक ही बात है, ये बात दोनों। जब डाल्टन ने अपनी खोज की, विदेशी वैज्ञानिक थे, वो विज्ञान की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए और वो पदार्थ के ऊपर काम करने लगे, तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, उन्होंने प्रयोग किए, प्रयोग करने के बाद देखो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, ये देखिए इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, पदार्थ या तत्व, ठीक, अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। इन्होंने कहा कि वास्तव में कुछ बात तो है, जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ है, ये अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, ठीक, अनेक सूक्ष्म कणों से, ठीक। जो छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम परमाणु कहते हैं, यानी एटम। ये देखो जिन्हें हम एटम कहते हैं, ये देखिए अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु, ठीक। ये तुम्हारी किताब में लिखा होगा, ठीक। अब देखिए परमाणुओं को दूसरा क्या आता है इनको नियम, अबे निकल जल्दी। परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है। इन्होंने कहा था कि जो परमाणु है उसे परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है, ठीक। तो इन्हों का मतलब क्या, परमाणु कैन नॉट डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट क्रिएटेड, यानी इनका कहने का मतलब ये था कि परमाणु को न तो हम बना सकते हैं और नहीं हम उसे नष्ट कर सकते। ये हमारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं,
ठीक। तो उन्होंने क्या, नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, न तो हम उसे बना सकते हैं और नहीं हम उसे नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब परमाणु क्या है, इन्होंने कहा एक तरह का वो तो अमर है, न तो भैया हम उसे बना सकते न हम उसे नष्ट कर सकते, ये यानी कि। अब दूसरी क्या है, अगली बात है इन्हों की, परमाणु अविभाज्य होता है। अब इन्होंने ये कहा कि जो छोटे छोटे से कण हैं जो प्रकृति में घूमते रहते हैं, जिन्हें न तो हम बना सकते हैं और न हम नष्ट कर सकते हैं, तो वो क्या है, एक अविभाज्य कण है। यानी कि हम उस एटम को, जो छोटा छोटा कण है, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। अब उसे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। मतलब अब जो छोटा सा कण बना, इन्होंने कहा कि अब हम उस कण को नहीं तोड़ सकते, उसे नहीं तोड़ सकते, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु। इस बात को बड़ा ध्यान से समझना, ठीक। यहां पर भी तर्क निकलेगा। इन्होंने क्या कहा था कि परमाणु क्या है, उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। किताब में देख लें, सब तुम्हारी किताब में ही लिखा हुआ है। अब देखिए आगे अगली बात देखिए, इसकी इस बात का देखो तोड़ निकलेगा अभी आगे। अब देखिए, एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं। इन्होंने कहा एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो भार, आकार और अन्य गुणों में समान होंगे। इन्होंने कहा कि जो अगर एक ही कोई तत्व है, ठीक, अगर एक तत्व है तो उसका क्या है, उसका भार भी समान होगा, ठीक, आकार भी समान होगा, ठीक, और उसके जो गुण हैं, ठीक, गुण भी क्या होंगे, सब गुण भी क्या चीज होंगे, समान, केवल तत्व के लिए कहा, ठीक। किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुण तो समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणु से थोड़े भिन्न होंगे। अब मान लीजिए ये हाइड्रोजन का है, तो क्लोरीन का बताया थोड़ा अलग होगा, इसका भार अलग होगा, इसका आकार अलग होगा, इसका गुण अलग होगा। तो इन तत्वों का देखिए अलग है और इसका अलग, ये दो चीज इन्होंने क्लियर कर दी। तीसरी चीज देखिए, चौथी कौन सी है, परमाणु सरल। अबे चल कैसे नहीं रहा, अबे तेरी, परमाणु सरल यानी पूर्णांक का अनुपात में संयुक्त होते हैं। इन्होंने कहा था कि जो परमाणु होते हैं वो एक सरल, एक सिंपल रेशियो में क्या होते हैं, संयुक्त जुड़े होते हैं। आइए अब समझते हैं थोड़े आगे हम बात। ये चीज़ तुम्हारी किताब के अंदर लिखी है, उस पर हाईलाइट कर लेना, उसे समझना, ये चीज़ लिखना है, ठीक है। थोड़ी देखिए परमाणु का संगठन। अब देखिए परमाणु के संगठन को देखिए, डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था कि परमाणु ऐसा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसे अब और नहीं तोड़ सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, उसे और नहीं तोड़ सकते हैं। देखिए ये पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट को देखो, ये देखिए ये लिखा है तुम्हारी किताब में, देखना हाईलाइट है, परमाणु अविभाज्य होता है। इन्होंने कहा था डाल्टन ने कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि क्या है, ये अविभाज्य, ये तो तोड़ नहीं सकते, नॉट डिविजिबल। अब देखिए आगे, देखो इसी बात को देखना। अब इसमें देखिए आगे, अब परमाणु का संगठन के बारे में देखते हैं। अब देखिए डाल्टन के अनुसार परमाणु, कलर दूसरा ले लेता हूं, ये देखिए परमाणु एक अविभाज्य कण था। ये चीज किसने कही थी, ये किसने कही थी, परमाणु एक अविभाज्य कण है, किसने कहा था, ये मेरी बातों को सुने, किसने कहा था, ये अभी डाल्टन ने किया था। अभी डाल्टन के बारे में नाम नहीं बताया मैंने तुम्हें, जब डाल्टन इसके ऊपर रिसर्च किया तो मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर दिमाग तुम्हारा दूसरी जगह चल रहा है। अभी डाल्टन ने क्या कहा था, परमाणु एक अविभाज्य कण था, अभी मैंने तुम्हें दिखाया पीछे, डाल्टन ने कहा था, ठीक। परंतु समय के साथ यह बात गलत साबित हुई। डाल्टन ने क्या था, डाल्टन ने पहले तो मैर्सगढ़ादी कहते रहे, डेमोक्रिट्स कहते हैं, लेकिन उन्होंने कोई प्रयोग थोड़े नहीं किया था, उन्होंने तो ऐसे कह दिया। फिर डाल्टन आए, डाल्टन जब आए तो डाल्टन ने क्या, डाल्टन इसके ऊपर प्रयोग किया बहुत सारे,
वो रिसर्च में जुट गए, वो प्रयोग करने लगे साइंस के। तो उन्होंने ये कहा था कि परमाणु वास्तव में ऐसा होता है छोटा जिसे और नहीं तोड़ सकते, लेकिन परमाणु इसे और नहीं तोड़ सकते। फिर और वैज्ञानिक आए, उन वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काम किया तो उन्होंने ये बात को गलत साबित कर दिया डाल्टन की। उन्होंने कहा डाल्टन आप गलत कह रहे हो। उन्होंने कहा कि डाल्टन जो आप कह रहे हो गलत कह रहे हो, परमाणु को तोड़ा जा सकता है। और आप कह रहे हो अपनी रिसर्च में, अपनी खोज में यह कह रहे हो कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। जब कई लोग आते हैं उसके ऊपर काम करते हैं तो उन्होंने सामने तर्क रख दी और डाल्टन के लिए कहा कि आपकी रिसर्च सही नहीं है, इसे तोड़ा जा सकता है। परंतु समय के साथ यह बात गलत साबित हुई। उन्होंने क्या था, अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। ये देखो, पहले साइंस को गौर से मैं कितनी बार कहता हूँ, अपने घर कम से कम 10 बार पढ़ के आओ, फिर यहाँ पढ़ने के बाद 10 बार पढ़ो। मैं यहाँ तुम्हें पढ़ाने के लिए आता हूँ तो कम से कम 20 बार घर जाकर के इस किताब को पढ़ता हूँ, तब मैं तुम्हें यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन करना हूँ। बाकी यहाँ पर कोई मास्टर नहीं पढ़ाता है, इतनी मेहनत कोई नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर, अब जब और वैज्ञानिक आए तो और वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि भाई डाल्टन आपकी बात सही नहीं है, हम ये बात सिद्ध करेंगे कि परमाणु को हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोटा हो सकता है। और वह यही देखो लिखा हुआ है, इस क्षेत्र में और वैज्ञानिकों ने काम किया और यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया, यानी कि परमाणु को तोड़ सकते हैं। भैया कैसे? ठीक, देखिए, उसकी एक निश्चित संरचना होती है। उसकी क्या होती है? परमाणु की एक निश्चित संरचना होती है, उसकी एक निश्चित संरचना होती है और इसमें कई प्रकार के कण विद्यमान होते हैं। माने परमाणु को तोड़ सकते हैं, उसकी एक संरचना होती है और इसमें कई कण मिलेंगे। भैया कौन कौन से? अब देखिए, मुख्य रूप से 3 कण हमारे उस परमाणु के अंतर्गत मौजूद है। अब जो चीज तोड़ते गए वो चीज नहीं टूटी और डाल्टन ने बहुत खोज करने के बाद ये कहा था कि भैया परमाणु वास्तव में इतना छोटा होता है कि अब हम उसे नहीं तोड़ सकते। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया, उन्होंने डाल्टन की इस बात को गलत साबित कर दिया और कहा कि परमाणु को तोड़ सकते हैं और परमाणु में 3 कण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या, एटम इज डिविजिबल, यानी कि परमाणु क्या है? विभाज्य है। ठीक, किसमें? इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब जो चीज टूट नहीं सकती उसमें 3 कण विद्यमान होते हैं, वो टूट जाती है। वो इलेक्ट्रॉन्स में टूटती है, वो न्यूट्रॉन्स में टूटती है, वो प्रोटॉन्स में टूटती है। तो ये चीज क्या है? ये चीज है हमारी परमाणु। ये देखिए, अब देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। ये दूसरे साइंटिस्टों ने ये कहा था कि जो परमाणु बहुत छोटा सा कण होता है जिसे तोड़ नहीं सकते, उसे 3 भागों में, मतलब उसमें 3 कण विद्यमान होते हैं। उसी में एटम में 3 कण विद्यमान होते हैं, यह प्रोटॉन, यह न्यूट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, ये चित्र तुम्हें गौर से दिख रहा है एक नीचे? ये चित्र बने हुए देखिए, इलेक्ट्रॉन है, इसे भी हम परमाणु कहते हैं। ठीक, उसके अलावा आपका न्यूट्रॉन है, इसे भी हम परमाणु कहते हैं। उसके अलावा जो प्रोटॉन है, इसे भी हम परमाणु कहते हैं, यानी कि एटम कहते हैं। तो एटम में 3 कण मिलेंगे, जब बिल्कुल टूट नहीं सकता है तो जब उसको रिसर्च की जाएगी तो उसमें 3 कण मिल जाएंगे उसके अंदर। ठीक, यही देखो इसमें लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या लिखा। एक आपको यहाँ संरचना दिख रही है, एक यहाँ संरचना दिख रही है, एक यहाँ संरचना। ये कैसे कलर के हैं? हरे। तो हरे कलर का हमने यहाँ पर नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स वो होता है जो देखिए घूम रहा है, ये देखिए घूम रहा है, दिख रहा है तुम्हें? ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया इसके ऊपर, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो घूम रहे हैं। ठीक, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, यानी चक्कर लगा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए चक्कर लगा रहे हैं। तो भैया मेरे पास पदार्थ का जो सबसे छोटा कण था परमाणु था, तो परमाणु में जो कण मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स वो कण होते हैं जो चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारा सूर्य है, हमारे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है और भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। इसी प्रकार से ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखो चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब चक्कर लगा रहे हैं, ये बाहर घूम रहे हैं। अंदर क्या बना हुआ है? एक केंद्र बना हुआ है। अंदर क्या बना हुआ भैया? एक सेंटर बना हुआ है। ये देखो सेंटर बना हुआ है, ये सेंटर बना हुआ है। तो
यहाँ सेंटर में देखिए आपको एक तो नीली बॉल दिख रही है, एक लाल बॉल दिख रही है। अब नीली बॉल को हम कहते हैं न्यूट्रॉन। ये है नीली बॉल, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन। अब जो लाल वाली बॉल है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे प्रोटॉन। ठीक, तो अब इसे गौर से देखिए, इस सेंटर में बीचा बीच में कौन है? एक तो न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन। तो इस न्यूट्रॉन और इस प्रोटॉन के चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसके चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर एक बात मेरी समझ में आ गई है कि इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो इस केंद्र के, केंद्र का मतलब नाभिक, केंद्र का मतलब क्या है? नाभिक। नाभिक मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स वे होते हैं जो न्यूक्लियस के क्या लगाते हैं? चक्कर। ये तुम्हारी किताब में लिखा हुआ बार बार आएगा, इसे पढ़ना। तो इलेक्ट्रॉन्स वे होते हैं जो नाभिक के या न्यूक्लियस के क्या लगाते हैं? चक्कर। इतनी बात समझ में आई यहाँ पर? ठीक, अब देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स वे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स वे होते हैं जो नाभिक में उपस्थित होते हैं। ठीक, जब ये दोनों चीज नाभिक में उपस्थित होती है तब हम इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। तब इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन। ठीक, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में उपस्थित होंगे तब कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन। तब यहां पर हम इसे बोलेंगे क्या? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन शब्द आएगा तुम्हारे लिए। ठीक, पहले इतना समझ लिए, इतनी बात यहां से तुम्हारे कंसेप्ट दिमाग में आ गया। चक्कर कौन लगा रहा है यहां पर? इलेक्ट्रॉन्स। अब केंद्र में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतनी बात समझ में आई? अब यहां पर एक चीज और समझ में आई कि परमाणु जो होता है उसे 3 भागों में बट जाता है, और वे 3 कण कौन से हैं? एक तो है आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। तो डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को और नहीं तोड़ सकते, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काम किया तो उन्होंने ये कहा कि डाल्टन तुम्हारी थ्योरी सही नहीं है, हम उस परमाणु को तोड़ सकते हैं, उसमें 3 कण मिलेंगे आप लोग। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, एक न्यूट्रॉन्स मिलेगा, एक प्रोटॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स वे होते हैं जो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स वे हैं जो केंद्र में उपस्थित रहते हैं, इनके चक्कर इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे हैं। पहले इतना समझो, यहां तक समझ में आया तुम्हारे में? इसको कंसेप्ट को 2 बार 3 बार घर जाके समझोगे, पढ़ोगे, तब आएगा तुम्हारी समझ में। क्यों? कि तुमने अब से पहले कभी विज्ञान अच्छी तरह से पढ़ी नहीं है, और विज्ञान इसीलिए तुम्हें टफ लगती है। विज्ञान टफ नहीं है, बल्कि विज्ञान इतनी सरल है, उस जितना सरल कुछ सब्जेक्ट नहीं है, बशर्ते उसे पढ़ो। अब हमारी बात चल रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, अब हम केवल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात, इसका आविष्कार जे थॉमसन ने किया था, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। उसमें इन्होंने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया। इन्होंने इसका आविष्कार कब किया? जब कैथोड किरणें थी, उस कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप ही इनके इलेक्ट्रॉन्स का आविष्कार किया। ठीक है, पहली बात, ये अति सूक्ष्म कण होते हैं। ये क्या होते हैं? अति सूक्ष्म, बहुत छोटे। ठीक, सबसे छोटे मिलेंगे। ठीक, अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म कहते हैं, अति सूक्ष्म, बहुत छोटे से छोटा, अति सूक्ष्म। ठीक, ये तो बोलेगा अति सूक्ष्म। इनके ऊपर नकारात्मक मूढ़कण होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके ऊपर नकारात्मक चार्ज मिलेगा। इसके ऊपर क्या मिलेगा? नकारात्मक चार्ज। नकारात्मक चार्ज मिलेगा। ठीक है, नकारात्मक चार्ज का मतलब होता है नेगेटिव। जैसे तुमने बैटरी देखी है, बैटरी में एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ धन होता है। धन कहते हैं लाल वाले को, और माइनस व काले वाले को कहते हैं माइनस। ठीक है, तो हम यहां पर बात करें, इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जिस पर क्या नकारात्मक चार्ज होगा। अभी बताते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। अब देखिए,
हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है, एलिमेंट है जो हमें मिलता है। अब उस हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है, बहुत छोटा होता है। अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक, अब ये तो देखिए मेरे पास एक हाइड्रोजन का क्या है, एक परमाणु, ठीक। अब इस एक हाइड्रोजन का परमाणु का देखो द्रव्यमान कितना है, 1837। अब इस द्रव्यमान के 1837 टुकड़े कर दो आप, ठीक। एक ये है, इसके टुकड़े कर दो हाइड्रोजन का, जो तो मान लीजिए ये मुझे हाइड्रोजन का वो मिल गया, क्या, हाइड्रोजन का एक परमाणु मिल गया। हाइड्रोजन वो छोटा छोटा होता था, तो उसे तोड़ते 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 हाइड्रोजन का ये मूल्य मिल गया, परमाणु मिल गया। अब इसके 1837 टुकड़े कर दो इसके। अब इसके 1837 टुकड़े कर दोगे, ये तो आंख से दिख रहा है, वो तो आंख से दिखता नहीं है। उसके 1837 टुकड़े कर दोगे तो एक टुकड़ा जो होता है, एक टुकड़ा होता है वो एक इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये इतना छोटा होता है और इससे 1837 गुना होता बड़ा ये हाइड्रोजन का एक परमाणु। अब लगा लीजिए हाइड्रोजन कितना छोटा होता है। हाइड्रोजन जब बहुत छोटा है उसके 1837 टुकड़े कर दोगे और एक टुकड़ा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ये देखो लिखा हुआ है। अगर हम हाइड्रोजन के एक परमाणु के लगभग इतने टुकड़े कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ये देखो मैंने बिल्कुल सरल भाषा में लिख दिया है। यही चीज़ देखो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, 1/, यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो, ये तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ है 1/1837 भाग, 1/1837 भाग 1/1837 का मतलब क्या है मालूम है, 1837 टुकड़े कर दो आप हाइड्रोजन के तत्व के, उसमें से एक टुकड़ा जो होता है ना पॉइंट नेक्स्ट था, वो इस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, उसे आप देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्मदर्शी पता नहीं क्या क्या लगानी पड़ेगी तब देख सकते हैं, ठीक। इसे जाके पढ़ना, ये बहुत छोटा कण होता है। अब देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। अब हम प्रोटॉन्स के बारे में देखते हैं। तो प्रोटॉन्स की सबसे पहले बात आती है, खोज इसकी गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में। इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, ठीक। रदरफोर्ड ने इसे बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट हुए, खोज तो गोल्डस्टीन ने कर दी, लेकिन रदरफोर्ड ने इसे नाम प्रोटॉन दिया, ठीक। ये भी क्या आत्म सूक्ष्म धनावेशित कण है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस चार्ज होता है, और हम बात करते हैं प्रोटॉन की, ठीक, तो प्रोटॉन पर धनावेशित होता है। ये देखिए धनावेशित मूल कण होते हैं, लिखा है मैंने, ये किताब में लिखा है, तुम्हारे से पढ़ना। इस पर इकाई धनावेशित होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन का जो मास है, यानी कि द्रव्यमान है, इस हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान, बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान। ये भैया क्या है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान और हाइड्रोजन द्रव्यमान के बराबर बनना है, और वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। 1837 इसके टुकड़े कर दोगे तो एक टुकड़ा इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक। यहां पर इतनी बात क्लियर हुई। प्रोटॉन का द्रव्यमान, यह है प्रोटॉन का द्रव्यमान, और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है लगभग बराबर होता है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। अब हम और देखते हैं थोड़ा आगे, न्यूट्रॉन्स। उसके अलावा तीसरे की हमने बात की थी न्यूट्रॉन्स की। देखिए न्यूट्रॉन्स है क्या। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने की थी। इस बात को ध्यान रखना, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन है। उसके अलावा BRC पर आपकी जो विज्ञान की प्रतियोगिता होती है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इस किताब से ही क्वेश्चन आता है। 6, 7, 8 की जो परीक्षा होती है, इस किताब से बाहर कुछ नहीं आता, इस किताब का प्रश्न आता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात यह उदासीन होता है। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, इस पर धनावेशित नहीं होता है, इस पर ऋणावेशित नहीं होता है, अर्थात ये कैसा होता है, ये तो भैया उदासीन होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब न तो उस पर धन है
न उस पर ऋण है, न तो धनावेशित है न ऋणावेशित है। उदासीन कहते हैं एकदम क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, एकदम न्यूट्रल। अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका भी द्रव्यमान बात करते हैं, ये है हमारे पास हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या है हमारे पास, द्रव्यमान मास प्लस न्यूट्रॉन्स का मास, ये क्या है भैया, बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो भी हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो भी हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान सबसे कम होता है। तो यही अगर पूछा जाए इन तीनों में से सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है, तो क्या जवाब दोगे, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, ये है देखिए वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है। ठीक, तो ये चीज़ थोड़ा ऐसे गौर से जाकर के आप देखो, जाके घर जाके पढ़ो तो तुम्हारी सब कुछ समझ में आएगा, बाकी तुम्हारे ऐसे एकदम समझ में नहीं आएगा। तो उसके बाद अब हम ऐसा करते हैं, आज के लिए हमारी केवल इतनी स्लाइडें काफ़ी थी, इतना ही। घर जाकर आप अपना चैप्टर को घर पढ़ें और घर समझ जाके, क्योंकि विज्ञान को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसे बार बार पढ़ना। जब तक ज़्यादा आवाज़ मत करो, जब तक घर जाके नहीं पढ़ोगे तब तक तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आएगा।